नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट आईएएस अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं टॉपर्स की कॉपी लेकर आऊँगा, तो मैं आज आपके लिए टॉपर्स की कॉपी लेकर आ गया हूँ। हमारे आज के टॉपर्स हैं रवि कुमार सिहाग, जिनका 2021 में रैंक 18 आया हुआ था। पहले इनका रैंक 300 से ऊपर था, परंतु 2021 में इन्होंने काफ़ी कड़ी मेहनत की और 18वें रैंक तक आ गए। हिंदी माध्यम के ये टॉपर रहे हैं और इन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया होगा अपने आंसर राइटिंग में, तो हम इन्हीं के आंसर राइटिंग पर चर्चा करेंगे। हम ऐसे ही और भी टॉपर्स की कॉपी लाएंगे। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले प्रश्न पर आते हैं। इनका जो पहला प्रश्न है वो आप पढ़ लीजिए। लोक कल्याणकारी राज्य का मूल उद्देश्य है इस कथन के संदर्भ में उन लोक सेवा मूल्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत कीजिए जिनकी सभी लोक सेवाओं को आकांक्षा करनी चाहिए। तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य का मूल उद्देश्य क्या है और उसके बारे में विस्तृत विवरण दीजिए। तो अब इनके आंसर राइटिंग पे चर्चा करते हैं। तो देख लीजिए, इन्होंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया है। ये महात्मा गांधी के अनुसार इन्होंने बताया कि क्या है लोक कल्याणकारी राज्य, मतलब मूल्य कौन सा है। उसके बाद आप देखिए कैसे इन्होंने एक एक मूल्य पर चर्चा की है। यहाँ पर सत्यनिष्ठा है, फिर नीचे संवेदना है, फिर और नीचे आपको दिखा देता हूँ गैर पक्षपात, सेवा भावना, दृढ़ता, राजनीतिक तटस्थता, चुनाव आयुक्त जैसी संस्थाओं के लिए मतलब यहाँ नीचे इन्होंने निष्कर्ष दे रखा है। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद मेन बॉडी लिखी, फिर इन्होंने लास्ट में निष्कर्ष लिख दिया। यहाँ पर देख लीजिए निष्कर्ष लिखा है कि अन्य मूल्यों में प्रतिबद्धता, साहस, करुणा आदि मूल्य भी आते हैं जो कि सेवा के भावना को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि जब आंसर राइटिंग लिखते हैं तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं या कोई परिभाषा से शुरुआत करते हैं। हम डायरेक्ट ही मेन बॉडी नहीं लिखते हैं। सबसे पहले हम उसके बारे में थोड़ा परिचय देते हैं, फिर मेन बॉडी स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा आंसर होना चाहिए वो पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, एकदम पैराग्राफिंग नहीं होना चाहिए कि एक पैराग्राफ लंबा सा लिख दिया तो वो देखने में अट्रैक्टिव भी नहीं होता है। परंतु जैसे हम इनकी तरह ऐसे पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। तो जो कॉपी चेक करता है उसको लगता है कि हाँ, इसको मतलब नॉलेज भी है और अच्छे से वो प्रस्तुत भी कर रहा है। तो इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि पॉइंट टू पॉइंट लिखें। चलिए अगले प्रश्न इनका देख लेते हैं। अगला प्रश्न है शासन में शुचिता को सुनिश्चित करने हेतु आपराधिक न्याय प्रणाली को सुदृढ़ता प्रदान करना सबसे आवश्यक है, विश्लेषण कीजिए। तो इसका विश्लेषण करना है। तो देख लीजिए कैसे इन्होंने पहले शुचिता शब्द का जो है परिभाषा दिया है कि वो कहाँ से आया, कहाँ से उत्पत्ति हुई। उसके बाद नीचे आ जाइए तो उन्होंने फिर दिखाया कि शासन में शुचिता का क्या मतलब है, यहाँ पर उन्होंने दिखाया। फिर उसके बाद नीचे और आ जाइए तो यहाँ पर लिखा है आपराधिक न्याय प्रणाली में शुचिता। ठीक है, फिर इनको आपराधिक न्याय प्रणाली में भी जोड़ दिया शुचिता। उसके बाद और नीचे हम आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि इन्होंने और सारा मेन बॉडी लिखा है, फिर उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट उस चीज़ को समझाया है और फिर लास्ट में फिर इन्होंने एक छोटा सा निष्कर्ष दे रखा है कि अतः आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार जरूरी है किंतु अन्य स्तर भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है देखने में, कि इन्होंने शुचिता का परिभाषा दिया। ठीक है, उसके बाद शुचिता में शासन, फिर आपराधिक न्याय प्रणाली व शुचिता, मतलब आप देख सकते हैं कि तारतम्यता कितना बेहतरीन है। इन्होंने कहीं पर फ्लो को टूटने नहीं दिया है। पहले उस शुचिता का परिभाषा समझाया, फिर शासन में शुचिता, फिर आपराधिक न्याय प्रणाली व शुचिता। तो ये जो तारतम्यता होता है ये कहीं ना कहीं बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। जब भी कोई कॉपी पढ़ता है या कॉपी जांचता है तो उसे मतलब पता चल जाता है कि जो सामने लिखने वाला है उसके पास काफ़ी नॉलेज है, जो एक फ्लो में चीज़ें लिख रहा है। आप ही देख लीजिए, इस आंसर को पूरा पढ़िएगा। आप इस आंसर को जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मतलब कितना बेहतरीन तारतम्यता बना हुआ है इस आंसर में। मुझे इस कॉपी का ये आंसर सबसे बेहतरीन लगा है। चलिए अब हम इनका अगला प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। देख लीजिए अगला प्रश्न, थोड़ा जूम कर देता हूँ।
यहाँ पर है, जब लोक प्रशासकों पर नियंत्रण कमजोर होता है तथा राजनीतिक कार्यकारिणी एवं नौकरशाही के मध्य शक्ति का वितरण अस्पष्ट होता है तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश बढ़ जाती है, सिद्ध कीजिए। तो यहाँ आपको ये चीज़ सिद्ध करना है, ठीक है। जो है मैं आपके लिए एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि टिप्पणी करना क्या होता है, सिद्ध कीजिए पर क्या लिखना होता है, और विश्लेषण कीजिए पर क्या लिखना होता है। मैं इन सब के बारे में बताऊँगा। अभी मेरी कॉपी की सीरीज़ लगातार चलती रहेगी। चलिए आंसर देख लेते हैं। फिर इन्होंने जो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इंट्रोडक्शन है इनका। इंट्रोडक्शन के बाद जो है मेन बॉडी शुरू होता है कि लोक प्रशासकों पर नियंत्रण व भ्रष्टाचार। फिर इन्होंने दोनों चीज़ों में संबंध को दिखाया है, किस तरह से इन्होंने मेन बॉडी को हेडिंग वाइज, पहले इन्होंने हेडिंग बनाई है, उसके बाद सब हेडिंग बनाई है। तो ये चीज़ें काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं कि ये हेडिंग हुआ, फिर ये सब हेडिंग हुआ, उसके बाद आप देख लीजिए ये भी सब हेडिंग हुआ। तो इन्होंने ऐसे ही किस तरह से फ्लो में सारी चीज़ों को दिखा रखा है। तो इस तरह से कॉपी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है जब चीज़ें फ्लो में होती हैं। और यहाँ भी देख लीजिए निष्कर्ष छोटा सा दे रखा है। यहाँ निष्कर्ष के बारे में एक बात बता दूं आपको, लास्ट में जो निष्कर्ष लिखना है वो बहुत लॉन्ग नहीं लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, एक मतलब निचोड़ होना चाहिए और वो छोटा होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा लिख देंगे तो वो आंसर काफ़ी ख़राब दिखता है। तो हमेशा निष्कर्ष छोटा ही लिखना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं इनके। यहाँ पर अगला प्रश्न है, हर साधन से अपनी संपत्ति अर्जित करो, परंतु यह समझो कि तुम्हारे द्वारा अर्जित धन तुम्हारा नहीं समाज का है। महात्मा गांधी के इस कथन का भारत में कॉरपोरेट शासन व्यवस्था की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है कह रहा है कि जो भी संपत्ति अब अलग अलग साधन से आप अर्जित करते हैं वो आप अर्जित तो करते हैं पर वो अपना मत समझिए, समाज का समझिए। ये महात्मा गांधी ने कहा था। तो इसका जो है विश्लेषण करना है। अब इन्होंने देख लीजिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया इतना सा, उसके बाद इन्होंने वर्तमान के कॉरपोरेट शासन से जोड़ा। देख लीजिए किस तरह से इन्होंने फ्लो को टूटने नहीं दिया, उसको वर्तमान के कॉरपोरेट शासन से जोड़ा। फिर कैसे इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट का खा गा घा इस तरह से इन्होंने विश्लेषण किया। देख लीजिए आप ध्यान से किस तरह से सब पॉइंट बनाया। और फिर इन्होंने लास्ट में इसमें भी इंट्रोडक्शन छोटा सा निष्कर्ष छोटा सा दे दिया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि आपका निष्कर्ष जो है कितना छोटा और कितना अट्रैक्टिव और कितना निचोड़ है, क्योंकि लास्ट में निष्कर्ष ज़रूर पढ़ते हैं जब आंसर चेक किया जाता है। तो निष्कर्ष बहुत ही सॉलिड होना चाहिए। चलिए इस तरह से हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम एक पथ प्रदर्शक विधान है जो गोपनीयता के अंधकार से पारदर्शिता के युग में प्रवेश का संकेत देता है। टिप्पणी कीजिए। यहाँ पर टिप्पणी करना है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए किस तरह इन्होंने पहले इंट्रोडक्शन दिया है, उसके बाद देख लीजिए फ्लो चार्ट भी बना रखा है इन्होंने इस तरह से। तो अगर आप ये फ्लो चार्ट डायग्राम ये सब बनाते हैं तो आंसर और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो इसलिए कोई भी आंसर आप लिख रहे हो और उसमें ज़रा से भी गुंजाइश है कि हम कहीं फ्लो चार्ट बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, तो उसको ज़रूर बनाइएगा ताकि उत्तर बहुत ही अट्रैक्टिव लगे। चलिए अगर हम इनके सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे तो बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाएगी, आप बोर हो जाएंगे। तो मैं इनका PDF का टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से ये PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और सारी कॉपी अच्छे से देख लीजिएगा, एनालिसिस कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।